हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट टू बेसिक में फिर आप लोगों का एक बार मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की ज्योग्राफी। और ये लेसन सेकंड है, जिसमें पहला चैप्टर हमने जो है लेसन सेकंड को दो पार्ट में बांट करके पढ़ना उचित समझा, जिसमें पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, पहला पार्ट, और उसकी वीडियो अपलोड हो गई है। उसको आप पहले देख लें, उसके बाद से ही इस वीडियो को देखेंगे तो और ज़्यादा आपको जानकारी प्राप्त होगी। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर, जिसमें हमने पहले कंप्लीट कर लिया है पृथ्वी के परतों के बारे में। पहले वीडियो में चैप्टर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इन चैप्टरों से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सेल के बारे में या पृथ्वी के परतों के बारे में आते ही आते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सेल एवं खनिज। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा कि जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी है उस जो किससे बनी है, सेल से बनी है। और सेल का निर्माण किससे होता है? खनिजों से होता है। तो वही कह रहा है फ्रेंड्स कि जो खनिज जो होते हैं वह प्राकृतिक क्या होते हैं? पिंड होते हैं, यानी प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं। मानव ने इसका निर्माण नहीं किया है, प्रकृति के द्वारा ये खनिज क्या हैं? स्वतः ही बने हुए हैं। सेल कह रहा है फ्रेंड्स, विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। मतलब जो सेल होता है, जो खनिजों से मिलकर बनते हैं, वह क्या हो सकता है? कई विभिन्न जो है रंगों के हो सकते हैं, जैसे काला, नीला, पीला, श्वेत, ये विभिन्न रंग के हो सकते हैं सेल। आकार भी इनका और गठन जो है इनका क्या हो सकता है? विभिन्न हो सकता है। अब रंग में फ्रेंड्स, अभी हम लोग पूरा इसका डिटेल नीचे पढ़ेंगे, फिर भी आपको यहाँ मैं समझा दूँ कि विभिन्न रंग का मतलब कह रहे हैं, आपने ग्रेनाइट देखा होगा, वाइट मार्बल्स आता है, जो सफ़ेद संगमरमर होता है, हरे रंग का भी होता है। तो ये रंग हैं इनके। आकार का मतलब हो गया कि जो है जहाँ वो पाए जाते हैं, हो सकता है वो बहुत बड़े आकार में पाए जा रहे हो या कम आकार में पाए जा रहे हों। गठन का मतलब दे रहा है, इनमें दाने जो होते हैं, कोई जो है जिनका संगठन जो है बहुत महीन दानों से होता है, कुछ जो है बड़े दानों से होते हैं। तो ये इनका मतलब हो गया विभिन्न रंग, आकार एवं गठन। कह रहा है फ्रेंड्स, मुख्य रूप से सेल कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इनको इग्नियस बोलते हैं, जिसको हिंदी में आग्नेय कहते हैं, अवसादी जिसे सेडिमेंट्री कहते हैं, और कायांतरित जिसको मेटामॉर्फिक कहते हैं। तो यह 3 प्रकार की सेलें हो गई, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ इसने बता दिया सीधे सीधे द्रवित मैग्मा। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि द्रवित मैग्मा कहाँ से आ गया चैप्टर में डायरेक्ट। फ्रेंड्स, मैं बता दूँ आप लोगों को, ये अपना धरातल है, और धरातल के अंदर से आपने ज्वालामुखी का नाम सुना होगा। ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी के नीचे जो है अंदर क्या होता है? ये मैग्मा बनता है पहले। ये नाना प्रकार की खनिजें क्या होती हैं? अधिक ताप और दाब के कारण क्या होती हैं? पिघल जाती हैं। और पिघलने के बाद से जहाँ धरातल कमज़ोर होता है, वहाँ पे इसको तोड़ करके ऊपर आ जाती हैं, और फिर ऊपर जो है यह फैल जाती हैं धरातल पर। तो जो धरातल पर मैग्मा फैल जाता है, यह मैग्मा बहुत दिनों के बाद से क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। और जब मैग्मा ठंडा होकर जो ठोस हो जाता है, उसको उससे जो एक सेल बनती है, जो एक चट्टान बनती है, उसको क्या बोलते हैं? उसी को आग्नेय सेल बोलते हैं। और जो इंग्लिश के इग्नियस शब्द है आया है, इग्नियस का मतलब क्या हो गया? आग। मतलब नीचे से जो मैग्मा आएगा वह किस तरह से होता है? आग की तरह से निकलता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म। तो इस जो मैग्मा धरातल फैलता है, इसको क्या बोलते हैं? आग्नेय सेल इसी मैग्मा से बनता है। अब तो यह क्लियर हो गया आप लोगों को कि द्रवित मैग्मा कहाँ से आया। चलिए आगे देखते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि प्रथम बार यही सेलें क्या होती हैं? पृथ्वी पर आती हैं। एक उदाहरण के तौर पर फ्रेंड्स बता दें आपको, जो अपना दक्कन का पठार है, जो जो भारत का क्षेत्र है, दक्कन का पठार भी जो है आज से करोड़ों लाखों वर्ष जो पहले वहाँ भी क्या हुआ है? ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ होगा, जिससे वहाँ पे जो चट्टानें हैं वो आग्नेय चट्टानें बनी हुई हैं, उन्हीं ज्वालामुखी के कारण। कह रहा है फ्रेंड्स,
इन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। हाँ, ये मैंने आपने बता दिया आप लोगों को। आग्नेय सेल कितने प्रकार की होती है फ्रेंड्स? कह रहा है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। आइए एक बार पढ़ लेते हैं पूरा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे की कल्पना कर सकते हैं? जो मैंने अभी आपको बताया ऊपर, वही बात नीचे ये कह रहे हैं। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्या होता है, निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी इस प्रकार से बने सेल को क्या कहती हैं? बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। फ्रेंड्स, जब यह ज्वालामुखी जो है फटता है और जब मैग्मा इसके ऊपर क्या हो जाता है, जम जाता है, तो यह अंदर से जब आता है, ठीक है फ्रेंड्स, और जो पृथ्वी पर क्या हो जाता है, तेज़ी से ठंडा हो जाता है, तो ये इसको क्या बोलते हैं? बहिर्भेदी। बहिर्भेदी का मतलब हो गया जो बाहर, जो मैग्मा अंदर से आकर के बाहर फैल जाता है, उसको हम बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। और ठीक उसी प्रकार जैसे जो मैग्मा यहाँ ऊपर आ गया तो वो तो बहिर्भेदी हो गया, लेकिन कुछ मैग्मा अंदर ही आकर के यहीं धरातल में क्या हो जाता है, पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उस तरह के सेलों को अंतर्भेदी कहते हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर ही जो जमा हो जाए उसको अंतर्भेदी कहते हैं। जो बाहर जम जाए, विस्फोट होकर के बाहर आकर के इकट्ठा हो जाए, तो उसको बहिर्भेदी कहते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। कह रहा है फ्रेंड्स, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी सेल, आग्नेय सेल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। अच्छा, जो बाहर जो फैलता है उसके जो दाने क्या होते हैं? महीन होते हैं। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। अब जो ऊपर जो चट्टान जो आके मलबा जमता है, द्रवित मैग्मा, वो जो उसके दाने कैसे होते हैं? बहुत महीन होते हैं, और उससे जो चट्टान बनता है उनका नाम क्या है? बेसाल्ट। जैसा कि दक्कन का पठार जो अपना है बेसाल्ट सेलों से बना है। एक ऑब्जेक्टिव ये बन गया आप लोगों का यहाँ पे कि पूछ देगा कि दक्कन का पठार किस सेलों से बना हुआ है, तो यह बेसाल्ट सेलों से बना हुआ है। और किस तरह के चट्टानों से बना हुआ? तो आग्नेय सेलों से बना हुआ। और कैसे बना? तो ज्वालामुखी के उद्गार से बना। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। जो गहराई में ठंडा हो जाता है अंदर ही पृथ्वी के, उसको क्या बोलते हैं? अंतर्भेदी आग्नेय सेल। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। मतलब जो अंदर ठंडा होगा उसमें दानों का आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? अंतर्भेदी। और इनके उदाहरण देख लेते हैं। क्या है फ्रेंड्स? ग्रेनाइट जो हम लोग यूज करते हैं अपने मकान के निर्माण में, वो इस तरह की सेलें वहाँ बनती हैं। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। सेल कह रहा है फ्रेंड्स, लुढ़क कर चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे टुकड़े में हो जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। अवसाद। और इन्हीं से क्या होता है? ये अवसाद क्या होते हैं? जल के द्वारा, हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचकर जमा हो जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर कठोर होकर सेल की परतें बनते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आपका ये आग्नेय चट्टानें हैं, ये चट्टानें हैं। ये चट्टानें क्या होती हैं? गर्मी, धूप, बरसात से क्या है? टूट करके बिखर जाती हैं, और ये फिर हवा या जल के माध्यम से दूसरे जगह आकर के जमा हो जाती हैं। कालांतर में क्या होता है? ताप और दाब के कारण ये एकदम जम करके एक परत का रूप लेती है, और इसी को क्या बोलते हैं? अवसादी। मतलब आग्नेय से टूट फूट के जो सेलें बनती हैं, जो अवसाद टूट टूट कर जमा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अवसादी सेल बोलते हैं। इस प्रकार सेलों को क्या कहते हैं? अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। अब रेत के छोटे छोटे दाने, जैसे ये छोटे छोटे दाने क्या है? इकट्ठा हो जाएंगे आकर के, चाहे जल के माध्यम से चाहे वायु के माध्यम से, ये दाने इकट्ठा होकर के जम जाते हैं ताप और दाब कारण, तो क्या होता है? बलुआ पत्थर का निर्माण हो जाता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों, अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो इन सेलों पर रह रहे हैं जीवाश्म भी हो सकते हैं। अब इनके अंदर मान लीजिए जो सेल पे जो निवास करने वाले छोटे छोटे जीव जंतु जानवर हैं, वो भी अगर मर जाते हैं तो इसमें आकर दब जाते हैं, और वह जो जीव जो प्राणियों के अवशेष जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जीवाश्म। मैंने ऊपर आप लोगों को बताया हुआ है। आग्नेय अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण क्या होती है? कांति सेल पर होती है।
अब ये अवसादी सेल है, जैसे अग्नेय जो है टूट फूट कर किस में बदल गई, अवसादी में, उसी तरह से अवसादी और अग्नेय दोनों टूट फूट कर क्या हो सकती हैं, कायांतरित में बदल सकती हैं। जैसे पहले हमने आग्नेय को टूट करके अवसादी में देखा, अवसादी टूट कर क्या हो जाएगी, वह रूपांतरित हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, और आग्नेय भी जहाँ है वहाँ से भी टूट कर वो परिवर्तित हो सकती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि चिकनी मिट्टी जो है वो स्लेट में हो जाती है, बदल करके चिकनी मिट्टी टूट फूट कर क्या हो जाएगी, स्लेट बन जाएगी। स्लेट का मतलब होता है जिसमें जो है अप्रवेश से, जिसमें कोई चीज़ प्रवेश नहीं कर पाता है, जैसे पानी में नहीं प्रवेश कर, उसको क्या बोलते हैं, स्लेट बोलते हैं। एवं चूना पत्थर किसमें परिवर्तित हो जाएगा, संगमरमर में हो जाएगा। जैसे चिकनी मिट्टी में जल जाएगा, चूना पत्थर में भी जल जाता है, और संगमरमर में क्या होगा, जल नहीं प्रवेश कर पाएगा। तो इस तरह से ये अवसादी सेलें और जो है टूट करके परिवर्तित हो जाती हैं रूपांतरित सेल में। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, चिबिड्डी, स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों ऐसे पूछकर अन्य कुछ खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स कह रहा है, देखते हैं हम लोग छोटे जब बच्चे रहे होंगे आप, तो 7 पत्थर एक के ऊपर एक पत्थर 7 डाल करके और खेलते रहे होंगे, टापू बना किटकिट खेलते होंगे, 5 पत्थर गिट्टी वाले खेल खेलते हैं। तो ये सब क्या बता रहा है, ये जो जिनसे हम खेल खेलते हैं ये भी क्या हैं, ये चट्टान है, ये क्या है, सेल हैं, उसका उदाहरण दे रहा है। आओ कुछ करके सीखें। कुछ स्मारक दे रहा है फ्रेंड्स, जिससे बना है, जैसे लाल किला किससे बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ताजमहल किससे बना है, संगमरमर से बना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक ही प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सेल चक्र कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है। सेल क्या होते हैं, टूट फूट करके एक से दूसरे में परिवर्तित होते हैं, फिर उन्हीं को क्या कहते हैं, सेल चक्र कहते हैं। नीचे देखते हैं इसका डिटेल। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल बन जाता है, एवं ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ये अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघल करके द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाती है। फ्रेंड्स ये सेल चक्र है, आइए एक बार समझ लेते हैं। जैसे क्या हुआ, ये पहले आप देखते हैं मैग्मा क्या होता है। धरातल की जो चट्टानें हैं ताप और दाब के कारण क्या होती हैं, पिघल जाती हैं, और पिघल करके ये ऊपर निकलती हैं। जहाँ भी स्थल भाग कमज़ोर होता है तोड़ करके ऊपर आ जाती हैं, आती हैं। तो जो जमा करती हैं वो क्या हो गया, वो आग्नेय सेल हो गया। यहाँ से ये जमा होकर के आग्नेय सेल हो गया। अब ये आग्नेय सेल का जो है क्या होता है, कालांतर में टूटता फूटता है। कैसे, धूप, गर्मी, बरसात, ये इससे क्या होता है, सेलें टूट करके फिर क्या हो जाती हैं, एक अवसाद हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। और जब यही टुकड़े आकर के जम जाते हैं एक परत के ऊपर जम करके, इनमें भी ताप और दबाव बनता है, तो ये अवसादी सेल बन जाती हैं। और फिर ये अवसादी सेलें कालांतर में ताप दाब के कारण या गर्मी, बरसात, ठंड के कारण क्या करती हैं, ये भी टूट करके फिर दूसरे स्थान पर जब चली जाती हैं, वहाँ भी ये ताप और दाब के कारण क्या होती हैं, जम करके एक सेल का निर्माण कर लेती हैं। तो कायांतरित जिनको बोलते हैं। कायांतरित में फिर से यही प्रक्रिया होती है, टूट फूट करके ये क्या हो जाती है, ये टूटती फूटती है और गर्म होकर के ये मैग्मा का रूप ले लेती है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सेल चक्र समझाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आओ कुछ करके सीखे। कह रहा है आपके राज्य में कौन कौन से खनिज, जो भी खनिज आपके राज्य में पाए जाते हैं उसको बता दीजिए। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म, निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। सेल कह रहा है फ्रेंड्स कि क्या होते हैं, विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है। इनका उपयोग उद्योग, औषधि और उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, सोना है, यूरेनियम है। ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये सब क्या हैं, ये सब खनिज हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें, धरातल का जो अपना सेल है, जो प्रॉपर्टी है, उसका निर्माण लगभग 2000 खनिजों से हुआ है। 2000 खनिजों से हुआ है।
लेकिन इसमें 20 जो खनिज हैं वही इम्पॉर्टेंट हैं। इन 20 में भी 8 खनिज जो हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे उन्हीं के प्रतिशत से जो है लगभग धरातल का निर्माण हुआ है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वह 8 खनिज कौन कौन से हैं। देखिए, पहला क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का कितना परसेंट है? ऑक्सीजन फ्रेंड 46.6% पे है, ठीक है। दूसरा है फ्रेंड सिलिकॉन। सिलिकॉन कितना है? 27.7 है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद से आपका नंबर आता है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम कितना है उसका परसेंट फ्रेंड्स? 8% है। उसके बाद से लोहा है। लोहा कितना परसेंट है फ्रेंड्स? 5% है। कैल्शियम का नंबर आता है। कैल्शियम 3.6% है। सोडियम जो है 2.8% है। पोटेशियम जो है 2.6% है। और मैग्नीशियम 2.1% है। इस तरह से 8 जो हमारे खनिज हैं वो सबसे ज़्यादा धरातल के निर्माण में उनकी प्रतिशत क्या है? ज़्यादा है। जैसे एक बार मैं और रिकॉल कर ले रहा हूँ आप लोगों को। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम, ये 8 तत्व जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में धरातल में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया खनिज के बारे में भी। आइए अभ्यास दे रहा है, इसका प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं? बता दीजिए 3 परतें क्या हैं? सीमा, सियाल, नेफे बता दीजिए। क्रस्ट, मैंटल, क्रोड बता दीजिए। शैल क्या है? धरातल का जो ऊपरी परत है वो क्या है? शैल है। 3 प्रकार के शैलों का बता दीजिए। अग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। बहिर्वेदी, अंतर्वेदी शैलों का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी के जो विस्फोट से जो अंदर हो जाता है उसको जो है अंतर्वेदी, और जो बाहर आकर के जम जाता है उसको बहिर्वेदी कहते हैं। जैसे अग्नेय है, शैल है, बेसाल्ट जिसको बोलते हैं, और जो अंतर है उसको क्या बोलते हैं? संगमरमर है, जिसको ग्रेनाइट है। शैल चक्र से आप क्या समझते हैं? आपको पता है अग्नेय क्या होती है? टूट फूट करके अवसादी में, अवसादी टूट फूट के रूपांतरित में, इस तरह से एक चक्र चलता रहता है जिसको शैल चक्र कहते हैं। शैल के क्या उपयोग हैं? शैलों के क्या उपयोग हैं? चट्टानों के बहुत उपयोग हैं। घरों को बनाने में, रोड निर्माण कार्य में, कोई भी चीज़ को बनाने में इनका बहुत ही भूमिका है। कायांतरित शैल क्या है? जो अवसादी से बदल करके कायांतरित में चली जाती है उसको कायांतरित शैल कहते हैं। एक ऑब्जेक्टिव है, देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन को क्या करना है? सही करना है। द्रवित मैग्मा से बने शैल को क्या कहते हैं? द्रवित मैग्मा से बनेगा तो आग्नेय बनेगा। पृथ्वी का सबसे भीतरी क्या है? क्रोड है। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? ये क्या है? ये खनिज है ना फ्रेंड्स, ये खनिज हो गए। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं, किस शैलों में जीवाश्म पाए जाते हैं? बताइए। अवसादी शैल में पाए जाते हैं जीवाश्म, टूट फूट करके बनती हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या है? पर्पटी है। कितना है? महाद्वीपों पे 35 किलोमीटर और महासागरों में 5 किलोमीटर। उसके बाद से फ्रेंड्स निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बना लीजिए आप। क्रोड का क्या हो जाएगा? क्रोड क्या है? या क्रोड जो है ये सबसे भीतरी परत हो जाएगी। खनिज क्या है? खनिज क्या है फ्रेंड्स? खनिज का देख लीजिए, ये सड़क एवं इमारत बनाने के लिए प्रयोग हो सकता है। शैल क्या है? शैल एक क्या है? एक निश्चित रासायनिक है। नहीं, हाँ, शैल क्या हो जाएगा? सिलिका, ये निश्चित रासायनिक इसका मिश्रण है ये शैलों का। उसके बाद से दे रहा है फ्रेंड चिकनी मिट्टी किस में बदल जाती है? स्लेट में बदल जाती है। चिकनी मिट्टी स्लेट में। और सियाल क्या है? ये सिलिका एल्युमिनियम से बना हुआ है। तो फ्रेंड्स कारण बताइए, आप लोग देख लीजिएगा। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, ये सब जो भी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोग का क्लास 7 की ज्योग्राफी जो है सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आशा है कि आप लोगों को वीडियो देख करके मज़ा आ रहा होगा और जानकारी भी प्राप्त कर रहे होंगे आप। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, लेकिन एक बार फिर कह रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार टू बेसिक आपका चैनल है। अपने ज़रूरतमंदों फ्रेंड्स सर्किल में दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए। कुछ भी अगर ऐसा हो तो कमेंट्स करिए, मैं उसमें और आपको जो भी बताने का प्रयास करूँगा अच्छे से। इसी तरह से मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।